डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और एग्जाम है आपका सीटेट पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का ये पेपर एग्जाम। और इसी का जो एग्ज़ाम है उसका जो थर्ड पार्ट है सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 31 से लेकर 90 तक होता है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर जो क्या है उसको 1, 2, 3, 4 साल के ज़रूर आप उसको सॉल्व कीजिए। और ख़ासकर सीटेट, अगर आपको लगता है कि सीटेट हम एक ही प्रयास में प्रथम प्रयास के साथ अच्छे मार्क्स के साथ पास करें, तो ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी की जितनी किताबें 1 से लेकर 8 तक आप उसको अवश्य 1-2 बार रीड करें। तो आइए सॉल्व करते हैं पेपर 2। और ये पेपर जो आपका है जनवरी 2021 का पेपर है, पेपर 2 है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी सोशल साइंस का सेक्शन या सोशल साइंस का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये उल्टा बोल रहा है, ये भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम, ये भी गलत है, ये लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी सभी गलत है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता ही चला होगा कि उसमें जस्ट ये क्वेश्चन है और इससे संबंधित जानकारी भी है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए के लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ऑप्शन ए है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, या इस और दूसरा ऑप्शन बी है, इसमें इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन किसके बारे में वायुमंडलीय परत की बात हो रही है, तो ये मध्यमंडल और मेसोस्फीयर की बात हो रही है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपतन का संबंध है, तो आपतन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ। आपतन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है, सोलर एनर्जी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मैच करना है। तो शंकुधारी वन जो आपके हैं ये हैं नरम काष्ठ सदाबहार वृक्ष, ऑप्शन 3 सही होगा। और भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, यानी बी का चौथा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, यानी सी का दूसरा। शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन 1 बच गया, यानी डी का पहला होगा, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ये तो कथन सही है आपका, ये सही है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं, यानी बी भी सही है। तो कथन आपका 3 सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ये कथन आपका सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है, यानी कथन ए, बी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन 1 सही होगा, ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो जो बायोगैस है अनिवार्य रूप से आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ऑप्शन ए सही होगा, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, नहीं, गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब ये क्लास 8 का चैप्टर, क्लास 8 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संसाधन में सब बातें कही गई हैं। तो इसलिए अगर आपसे कहा जा रहा है कि
एनसीईआरटी की किताबें जो हैं 1 से लेकर 8 तक आपको उसको 1-2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी आपके बेटर मार्क्स आ सकते हैं सीटेट में। ऑप्शन बी सही होगा, ए गलत है, बी सही है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो जो ऊर्जा का परंपरागत समूह है वो खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और ईंधन है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, विकास व प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभावी होना चाहिए, उद्गम जैव और अजैव दोनों हैं, वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक हो, भंडारण नवीकरणीय और अनवीकरणीय है, यानी डी का चौथा होगा। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कथन और कारण है। कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, दोनों कथन तो सही है, ए सही है और बी भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। तो कथन ए और बी दोनों सही, किंतु ए का कारण बी नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पुरास्थलों के संबंध में जो केवल आपका सही है वो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऑप्शन 1 सही होगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे, एक तो पत्थर की मुहरे बनाते थे, ऑप्शन ए सही होगा, और वो सोने से बर्तन बनाते, तो सोने से परिचय था उनका, लोहे से कोई परिचय नहीं था, और पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है, लाल रंग और ब्लैक मिलता है। तो ए और डी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या देखना होगा, तो हड्डियों की संरचना देखना होगा, ऑप्शन ए, हड्डियों की संरचना से पता चल जाता है कि कौन सा कंकाल महिला का या पुरुष का है, ऑप्शन 1 सही होगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना, यानी सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो उसको सबसे पहले, फिर लास्ट वाली घटना, लास्ट को मैं आपको कालक्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल पीरियड में इसको सेट करना है। तो सही आंसर होगा इसका, सबसे पहले वेदों की रचना हुई, फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, फिर हुआ आपका इनाम वाम किसको का निवास, फिर उसके बाद चरक आए, यानी क्रम से ही, ऑलरेडी क्रम से, ऑप्शन ए सही होगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, हाल के काल में शुरू करके आरोही क्रम में, यानी उल्टा निम्नलिखित में से सजाएं, यानी कौन सी घटना सबसे लास्ट में हुई उसको पहले करना और पहले वाले लास्ट में करना है, तो यानी उल्टा इसको सजाना है आरोही क्रम में। तो इसके हिसाब से आंसर होगा, पहले एक मेडू पत्तन में बसना, फिर है संगम साहित्य की रचना हुई, फिर है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी का नगर आहत सिक्के, फिर होगा उसके लास्ट में भी उप महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो ऑप्शन 3 सही होगा, सी डी ए बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये कथन आपका सही है, चोल मंदिर जो थे सामाजिक धार्मिक आर्थिक केंद्र थे, ऑप्शन ए सही होगा। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी, कथन सही है, लेकिन ए जो है बी का स्पष्टीकरण नहीं है, जो बी है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन ए है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन बी गलत है, कोई उससे कुछ नहीं, सभी लोगों से सहमत होते थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन ए है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये तो गलत है, ये कहीं नहीं मिलता रिकॉर्ड में। तवारीख के लेखकों ने समाज तथा लिंगभेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बी कथन तो सही है।
देन ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन 2 सही होगा। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कथन ए है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ये कथन तो आपका सही है। कथन बी देखिए, विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी सही है, ऑप्शन 3 सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कथन देखिए कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। ये गलत है, ऑप्शन नंबर कथन ए जो है गलत है। कथन बी, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ये तो सही है, इसलिए ए गलत है किंतु बी सही है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये कथन आपका सही है कि उसने चिट्ठी लिखा तो था। और बी है, बहादुर शाह जफर ने 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ये कथन भी सही है, ऑप्शन 3 सही होगा कि और दोनों सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया। क्वेश्चन नंबर 54 है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें 4 बाकी 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, लेकिन जो 4 है वो गलत है, तो इसलिए इसका आंसर सही होगा 4। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ऐसा नहीं है। वो केवल हिंदू ग्रंथों पर नहीं हो, मुस्लिम ग्रंथों पे भी और ईसाई ग्रंथों पे भी अपना विचार किया। क्वेश्चन नंबर 55 है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। आप सभी को पता है कि तेलंगाना राज्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। सही भूमिका का चयन करें तो इसका 56 में आपका ए सही होगा। किसी समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ए और सी, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण के समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, गलत है। तो ए और सी सही होंगे, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो 57 जो है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला के पति द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़ा जाना, ये भी गलत है, ये भी स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, जो इसका आंसर होगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ऑप्शन ए देखिए, इसमें यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य से आप दूर होते जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। एक तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ऑप्शन 1 सही है। और क्या होता, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी सही होगा। यानी ए और सी सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 61 भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो आप सभी को पता है ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, ऑप्शन 1 सही है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। पुलिस थाने के प्रभारी का जो पदनाम है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO, आप नाम सुने होंगे, इसको हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस अफसर।
क्वेश्चन नंबर 63 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो इसके माध्यम से महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिनिर्णायक किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका है। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आदिवासी एवं दलित। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे हम कह सकते हैं संघवाद, फेडरलिज्म या फेडरल। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो सामाजिक न्याय को कौन सी नीति प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए कि कैसी है ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? ऑप्शन 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पर केंद्रित होना चाहिए? कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो क्या उद्देश्य होने चाहिए? एक तो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना ये भी सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना ये गलत है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। ऑप्शन डी सही है, यानी ऑप्शन ए बी डी, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, और ये सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी सही है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, बिल्कुल गलत है ये, यानी केवल इसमें ए बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन ए सही होगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, ये गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी सही है, ए और सी सही होगा। ऑप्शन 1 सही है, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए। किस प्रकार बल देना चाहिए सामाजिक विज्ञान के आकलन को? तो अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वितीयक स्रोत का क्या उदाहरण है? तो द्वितीयक स्रोत का आपका जो उदाहरण है, जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उदाहरण, इस सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो आप रास सुंदरी देवीकृत अमार जीवान का आप संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 76 है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? एक तो संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, ये इसका नहीं है, मानव विकास, यानी ए बी डी, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है?
तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ऑप्शन 4 सही होगा। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप जो 1 से लेकर जो 8 तक एनसीईआरटी की किताबों को आप एक बार अवश्य पढ़ के जाइए, और जो कई बार दे रहे हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो 1, 2, 3 बार जरूर पढ़ें, तब अपना एग्ज़ाम दें, तब फिर उसका रिजल्ट का देखें। क्योंकि जब आप 1, 2, 3 बार किताबें एनसीईआरटी किताबें पढ़ के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके क्वेश्चन का जो रेशियो होगा, सही करने का जो राइट आंसर का जो रेशियो होगा, इजाफा हो जाएगा उसमें, और आपका पेपर बेहतर होगा और अच्छे मार्क्स के साथ आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों को बिना पढ़े आप सीटेट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, यानी ये सही है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी सही है। ये अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई की अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, बिल्कुल नहीं, सी गलत होगा, यानी केवल ए और बी सही है, ऑप्शन 2 सही होगा। 78 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जिससे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा उससे डिफर है, लेकिन सिद्धांत वही है, तो यानी भी गलत है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ए और सी सही है, ऑप्शन 2 सही होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो परिस्थिति से अनुमान लगाना, इसी को बोलते हैं, ऑप्शन 2 इन्फर फ्रॉम सिचुएशन, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो इसके लिए जो सर्वोत्तम शिक्षण विधि है वो आपका एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारे चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानव शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, किस चीज़ को केंद्रित करता है? तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, बी भी सही है। भारत कथित और सामयिक विकास का अध्ययन करना, ये भी सही है, यानी ए, बी और सी, ऑप्शन 3 सही है, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण का और दिन रात का और मौसमी परिवर्तन का, वर्षा का वो नहीं दर्शा सकता इससे, तो ऑप्शन डी गलत होगा इसमें, तो ए और बी, सी सही होगा, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? देखिए, जब आप एनसीईआरटी किताबें पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप 1 to 8 तक एनसीईआरटी किताबों को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर होगा खनिज और संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन 2 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो इसके लिए सही विधि जो है, सर्वोत्तम विधि जो है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? तो
शिक्षक को सर्वाधिक बल, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए वो लोग 1990 के दशक में संगठित हुए और आंदोलन किया, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो जो आपका उचित विविधता के उदाहरण का जो उचित प्रतीक दिखाई देता है वो केवल यह लोगों को विशिष्टता को स्वीकार करता है, इट एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस अमंग पीपल, ऑप्शन 3 सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है आपका, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ये कथन सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये गलत है, 1952 में हुआ, ऑप्शन 4 गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सही। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट पेपर 2 का सोशल साइंस एसएसटी का क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया। आपके आगामी सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अगस्त में प्रस्तावित है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इसको लगातार सॉल्व करते रहिए। और भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या अलग से वीडियो जो सीटीपी का है या ईवीएस का है, पेपर 1 के भी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलते चलते एक रिक्वेस्ट है आपसे, जिन साथी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। अपना भी फायदा पहुंचाइए, दूसरे को भी फायदा कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।